नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण। आज की क्लास में हम बीएससी थर्ड ईयर के प्लांट फिजियोलॉजी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हुए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में। सामान्यतः रेस्पिरेशन की क्रिया के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली रेस्पिरेशन अपनी बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर यहाँ पर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं और यहाँ पर किनका निर्माण होता है, एनर्जी का निर्माण होता है। और ये रेस्पिरेशन प्रकाश की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों के अंदर संपन्न होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला जो रेस्पिरेशन है वो लाइट की प्रेजेंस के अंदर और एब्सेंस के अंदर दोनों के अंदर इक्वल रहता है। इसका मतलब उसका लाइट का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस प्रकार के रेस्पिरेशन को अपन डार्क रेस्पिरेशन कहते हैं। इस प्रकार के रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। परंतु आधुनिक रिसर्च के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर होने वाली कुछ खोज ने, रिसर्च ने देखा है कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये जो रेस्पिरेशन है इनकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। मतलब लाइट की प्रेजेंस के अंदर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये कितने बढ़ जाती है, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो इसका मतलब लाइट की प्रेजेंस के अंदर भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो यहां पर रेस्पिरेशन 2 प्रकार से होता है। एक जो होता है जिसको अपन बोलते हैं डार्क रेस्पिरेशन और दूसरा होता है उसको बोलते हैं अपन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन डार्क रेस्पिरेशन है, ये संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसको अपन सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये कब होता है, ये लाइट प्लस डार्क दोनों के अंदर इक्वल रूप से इसके अंदर होता है। परंतु फोटो रेस्पिरेशन है ये कब होता है, ओनली लाइट के अंदर। ओनली कब होता है, लाइट के अंदर संपन्न होता है। तो रिसर्च स्टडी के अंदर इन्होंने देखा यहाँ पे क्या होता है कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर ये जो रेस्पिरेशन है उसकी प्रोसेस है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इसको अपन ने क्या बोला है, फोटो रेस्पिरेशन बोला है। ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन जो टर्म दिया है ये क्रोटकॉम ने 1963 के अंदर दिया है। ठीक है, ये जो टर्म है वो किसने दिया है, क्रोटकॉम ने 1963 के अंदर दिया है। एक साइंटिस्ट है इसका नाम है ऑट वॉरबर्ग नाम थे। ये ऑट वॉरबर्ग ने क्या देखा है कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही होती है, अगर यहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस की रेट में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो यहां पर जब फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है, कमी, फोटोसिंथेसिस में कमी कब होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट में क्या हो जाए, कमी हो जाए, इसको अपन क्या बोलते हैं, वॉरबर्ग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉरबर्ग इफेक्ट होते हैं। बेसिकली फोटोसिंथेसिस के अंदर 3 प्रकार की डार्क रिएक्शन के अंदर अपन ने पढ़ा था, C3, C4 और केम पाथवे। तो आज की क्लास में फोटो रेस्पिरेशन, इसको C2 पाथवे भी बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब अपन फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं उसके अंदर डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं और डार्क रिएक्शन के अंदर भी कौन सी साइकिल, C3, C4, इसके अंदर एक एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। एंजाइम का क्या नाम है, रुबिस्को। अब ये जो रुबिस्को होता है इसके पास भी क्या होता है, कैटालिटिक साइट होती है। जैसे ये रुबिस्को एंजाइम है और इसकी क्या है, यहाँ पर कैटालिटिक साइट है। इस कैटालिटिक साइट के ऊपर 2 प्रकार की रिएक्शन होती है। एक होती है कार्बोक्सिलेशन और दूसरी होती है ऑक्सीजनेशन। एक होती है कार्बोक्सिलेशन और दूसरी होती है ऑक्सीजनेशन।
ऑक्सीजनेस का मतलब जब रूबिस को अपने ऊपर किसको जोड़ दे, ऑक्सीजन को जोड़ दे, या एसिमिलेशन किसका कर दे, ऑक्सीजन का, कार्बोक्सिलेशन का मतलब किसको फिक्स कर दे यहाँ पर, CO। तो यहाँ पर रूबिस्को के पास में ऑक्सीजनेशन और कार्बोक्सिलेशन दोनों की है वो दोनों के लिए क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, दोनों ही प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो सकती है। अब ये रूबिस्को कौन सी टाइम के ऊपर कौन सी रिएक्शन संपन्न करवाएगा, ये उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रूबिस्को के आसपास CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया करेगा, और रूबिस्को के आसपास अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये कौन सी करेगा, ऑक्सीजनेस की जो प्रोसेस है वो करेगा। अब होता क्या है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या है, वॉरबर्ग इफेक्ट क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर फोटोसिंथेसिस की रेट के अंदर क्या होगी, कमी होगी। अब यहाँ पर एक और बताया कि डे टाइम के अंदर क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होता है, और उसी टाइम क्या होता है जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो अपन ने क्या किया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को बढ़ा दी जाए तो यहाँ से क्या हो जाए, फोटोसिंथेसिस की रेट के अंदर कमी हो जाए। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, क्यों कि दिन के समय एक पाथवे चलता है, इसका नाम है C2 पाथवे। कभी कभी क्या होता है कि रूबिस्को एंजाइम के चारों ओर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। जैसे ये रूबिस्को एंजाइम है, ठीक है, ये इस रूबिस्को का काम क्या है कि CO2 को जोड़ना किसके ऊपर, RuBp के ऊपर। C3 साइकिल के अंदर यही होता है कि जो CO2 को जोड़ना है किसके ऊपर, RuBp के ऊपर, किसको जोड़ेगा, CO2 को जोड़ेगा, और उसके बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3PGA के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। 3PGA बाद में हेक्सो शुगर का निर्माण करते हैं और रीजनेशन के दौरान RuBp ऑफिसर बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस है वो चलती रहती है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कंडीशन कब है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसकी तुलना में CO2 की तुलना में ज्यादा है। तब क्या काम कर रहा है कि ये रूबिस्को एंजाइम है, ये रूबिस्को एंजाइम अपने ऊपर CO2 को न जोड़ते हुए किसको जोड़ता है, ऑक्सीजन को, और कौन सी क्रिया के द्वारा, ऑक्सीजनेशन के द्वारा। किनके द्वारा, ऑक्सीजनेशन जो प्रक्रिया है उसके द्वारा किसको जोड़ता है, O2 को जोड़ता है। अब जोड़ना किसको चाहिए था, CO2 को जोड़ना चाहिए था, जोड़ा किसको है, O2। और जब O2 को जोड़ा है तो क्या प्रभाव पड़ा है कि ये राइबोलोज डाइफॉस्फेट जो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, ये जब ऑक्सीजन को जोड़ेगा रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेस की प्रक्रिया के द्वारा, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट का निर्माण होता है। एक प्रोडक्ट का जिसको बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट, प्रोडक्ट का क्या नाम है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, और फॉस्फोग्लाइकोलेट जो होता है वो 2 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का, और एक क्या बनाता है, PG या फॉस्फोग्लिसरेट एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। अब हुआ क्या, सामान्यतः अगर रूबिस्को अपने ऊपर किसको जोड़ता, CO2 को जोड़ता, तो यहां पर क्या बन जाता, CO2 को जोड़ता तो यहां पर 2 PGA का क्या होता, निर्माण होता, 2 PGA का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। परंतु एक RuBp से कितना निर्माण होता है, 2 PGA का निर्माण होता है। परंतु यहां पे क्या हुआ, यहां पे रूबिस्को ने जैसे ही ऑक्सीजन को जोड़ा है तो क्या हो गया कि ये RuBp यहां से फॉस्फोग्लाइकोलेट जो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन, और PGA जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का निर्माण हुआ है। इसका मतलब ओवरऑल PGA जो कितना बनना चाहिए था, 2 बना कितना है, 1। तो 1 PGA के अंदर क्या आ गई, यहाँ पर कमी आ गई, 1 PGA की क्या आ गई है, कमी। अब ऐसे ऐसे फॉस्फोग्लाइकोलेट, अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। ऐसे ऐसे 2 मॉलिक्यूल, मतलब जब 2 चलेगी तो यहाँ ऐसे ऐसे कितने, 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 PGA बनेंगे, और यहाँ पे क्या कितने बन गए हैं, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बन गए। जब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या करता है, ये बनने वाला पहला जो प्रोडक्ट होता है कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है, इसलिए इसको क्या बोलता है, C2 पाथवे भी बोलते हैं। कौन सा पाथवे है, C2। कौन सा बन रहा है, ग्लाइकोलेट बनता है, इसलिए इसका नाम ग्लाइकोलेट पाथवे भी होता है, इसका नाम ग्लाइकोलेट पाथवे भी होता है। इसका एक और नाम क्या होता है, ग्लाइकोलेट पाथवे। अब होता क्या, देखिए RuBp ऑक्सीजन को जोड़ा, इसके 2 मॉलिक्यूल है, और क्या बना दिया, 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट और 2 फॉस्फोग्लिसरेट ने PGA का निर्माण कर दिया। यही PGA आगे जाके किसका निर्माण करेगा, हेक्सो शुगर का निर्माण करेगा। परंतु बनना कितनी चाहिए था, 2 RuBp, अगर अपने ऊपर CO2 को जोड़ता यहाँ पर टोटल कितने बनते हैं, 4 PGA बनते हैं। अभी कितने बन रहे हैं, सिर्फ 2 बने, ओवरऑल 2 PGA के अंदर क्या आ गई, यहाँ पर कमी आ गई। अब यही 2 जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये क्या करता है, फॉस्फेटेज की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, मतलब
ग्लाइकोलेट के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फोसोमेट जुड़ा हुआ है। या ये क्या करेगा, फॉस्फेटेज के प्रेजेंस के अंदर, इसका मतलब फॉस्फेट समूह को क्या करेगा, ये रिमूव करने का काम करेगा। इसका मतलब 2 पायरोफॉस्फेट यहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव करेंगे और यहां से क्या बन जाता है, ग्लाइकोलेट का निर्माण करेगा। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट ये किसका निर्माण करेगा, ग्लाइकोलेट का निर्माण, जिसके आधार पर क्या नाम पड़ा है, ग्लाइकोलेटर पाथवे करेगा। ये जो प्रक्रिया संपन्न होती है ये होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट्स इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लाइकोलेट के अंदर कन्वर्ट करने का काम, ये प्रक्रिया किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर संपन्न होती है। अब यहां पर जो ग्लाइकोलेट है, ये ग्लाइकोलेट ट्रांसफर हो जाता है एक और सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है पेरोक्सिसोम। तो यहां पर ग्लाइकोलेट ट्रांसफर हो गया किसके अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर। तो ये ग्लाइकोलेट है जो पेरोक्सिसोम के अंदर ट्रांसफर हो गया है। यहां पर ग्लाइकोलेट क्या करेगा, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज की प्रेजेंस के अंदर, एंजाइम है ग्लाइकोलेट, ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ग्लाइऑक्सिलेट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा है, ग्लाइऑक्सिलेट का निर्माण करेगा। और साथ में क्या बनता है, H2O2 भी बनता है, ठीक है। और इस H2O2 को आगे जाके कैटालेज एंजाइम पेरोक्सिसोम के अंदर पाया जाता है, H2O के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्टर कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, H2O के अंदर कन्वर्टर कर देगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलेट उसके बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया है, ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ये ग्लाइऑक्सिलेट, यहां पर ग्लाइऑक्सिलेट एमिनो ट्रांसफरेज नामक एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसके लिए एमीन समूह कहां से आता है, एक यहां से आता है और एक यहां से आता है, ठीक है। तो ग्लाइऑक्सिलेट किसमें कन्वर्ट हो गया है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक तरीके का क्या है, एमाइनो एसिड है। और ये ग्लाइसिन अब ट्रांसफर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक 2-2 मॉलिक्यूल चलते हैं। ये ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर हो गया। यहां पर क्या करेगा, ग्लाइसिन है वो डी कार्बोक्सिलेशन की क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब यहां से क्या हो जाएगा, CO2 रिमूव हो जाएगा। तो ये कितने कार्बन का था, 3 कार्बन का था, सॉरी 2-2 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल थे, टोटल कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन में से एक कार्बन यहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और आगे क्या बनता है, यहां पर सीरीन बनता है, जो कितने कार्बन का, 3। तो यहां से क्या बनेगा, ग्लाइसिन से क्या बन गया, यहां पर सीरीन, कितना मॉलिक्यूल, 1। यहां से क्या होता है, एक NAD से एक NADH से क्या होता है, निर्माण, मतलब एक एनर्जी मॉलिक्यूल यहां पर क्या हो गया है, बन गया, एक एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है। NH2 समूह यहां से रिमूव होता है, जो आगे पीछे यहां पर ग्लाइसिन से ऐड होता है। अब ये सीरीन जो कहां पर उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये वापस ट्रांसफर हो जाता है किसके अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर। अब ये सीरीन क्या करेगा, एक एमिनो ट्रांसफरेज के द्वारा, एक डीएमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा क्या करेगा, यहां से NH2 समूह को रिमूव करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी पाइरूवेट के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट के अंदर। और ये हाइड्रोक्सी पाइरूवेट है, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरेट के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरेट के अंदर। और उसी टाइम यहां पर जो NADH बना, NADPH बना था, ये NADH आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NAD के अंदर। मतलब यहां पर जो एनर्जी मॉलिक्यूल बना था वो यहां पर क्या हो जाता है, खर्च है वो हो जाता है। अब ये ग्लिसरेट वापस किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर वापस क्या बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, जो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। तो यहां से कार्बन टोटल लिए कितने थे, 4 लिए थे। कितने लिए थे, 4। तो 4 कार्बन लिए थे और यहां पर कितने मिल रहे हैं, 3 कार्बन। 4 कार्बन लिए थे, यहां पे क्या मिल रहे, 3 कार्बन मिल रहे, PG मिल रहे। और वो वापस क्या करेगा, आगे जाके नेक्स्ट साइकिल के अंदर क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा। परंतु ग्लिसरेट से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, फॉस्फेट समूह को जोड़ना पड़ता है। और ये फॉस्फेट समूह कहां से लाएंगे अपन, ATP से। तो यहाँ पर एक ATP का खर्च होता है, ये ATP किसमें कन्वर्ट होती है, ADP के अंदर कन्वर्टर होती है। तो इस प्रकार से इस पूरे पाथवे को क्या बोलते हैं अपन, ग्लाइकोलेट पाथवे, C2 पाथवे या फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन को उपयोग में लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए क्या बोल रहा है, फोटो। रेस्पिरेशन के अंदर O2 अंदर लिया, CO2 क्या हुआ है, बाहर। परंतु यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल का निर्माण नहीं होता है, ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, एनर्जी बनती है, परंतु इसके अंदर एनर्जी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। कहां पे खर्च हो रही है, यहाँ पर ATP के फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, खर्च है वो हो रही है। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फोटो रेस्पिरेशन या C2 पाथवे या ग्लाइकोलाइट पाथवे कहलाती है। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।